गुड मॉर्निंग क्लास। हम लेसन नंबर 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कल पढ़ा था कि जो टिशाई दोशी है उसने बताया कि किस तरह से इंडिया का निर्माण हुआ था और किस तरह से जो हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसका इफ़ेक्ट अंटार्कटिका के ऊपर क्या पड़ेगा। अब इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। क्लाइमेट चेंज का मीन होता है जलवायु परिवर्तन इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट का मतलब जानते हो सभी, वाद विवाद होता है। एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण, कंटेस्टेड का मतलब यहाँ पर टॉपिक से है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन जो है वह पर्यावरण के अंदर वाद विवाद का सबसे मुख्य टॉपिक रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला अगर कोई टॉपिक है तो वह जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से रिलेटेड रहा है ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के अंदर। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की जो आइस है, जो बर्फ़ है, जो पूर्ण रूप से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बटेड, क्या ये जो गल्फ स्ट्रीम ओशियंस है यह पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या यह विश्व का अंत है जिसको हम जानते हैं, यानी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, जिस विश्व को हम जान रहे हैं, क्या ये उसका अंत है। मे बी और मे बी नॉट, शायद और शायद हाँ भी और शायद ना भी। इधर वे अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, चाहे जो भी हो अंटार्कटिका जो है वह क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, एलिमेंट यहाँ पे तत्व, तो जो भी हो अंटार्कटिका जो है वह इस वाद विवाद के अंदर, इस डिबेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं क्योंकि यह विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, सस्टेन्ड यानी उत्पत्ति करना, जहाँ पर किसी तरह की कोई ह्यूमन पॉपुलेशन की उत्पत्ति नहीं हुई है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट। और इसका रिमेन का मतलब सभी जानते हो बने रहना, प्रिस्टाइन का मतलब होता है पवित्र, और इसी कारण से क्या हो गया है कि वहाँ के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर हर एक चीज़ जो है वह अभी भी जो है पूर्ण रूप से पवित्र और स्वच्छ बनी हुई है। तो ऑथर कह रही है कि अंटार्कटिका जो है वो एक इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है क्योंकि वह विश्व का एकमात्र स्थान है, या फिर ऐसा कह सकते कि वहाँ पर ह्यूमन की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह एक तरह से सबसे ज़्यादा पवित्र और स्वच्छ दिखने वाला स्थान है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, आइस कोर्स यानी इसके जो हिमखंड है, आइस कोर का मतलब होता है हिमखंड। हाफ मिलियन ईयर ओल्ड का मतलब यानी 5 लाख साल ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, ट्रैप्ड यानी फंसना इन इट्स लेयर ऑफ आइस। लेकिन इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इसने अपने जो हिमखंड है उस हिमखंडों के अंदर 5 साल पुराना जो कार्बन है उसको भी अपनी बर्फ़ की परतों के नीचे दबा कर रखा हुआ है, यानी कि हमें पुराना जो कार्बन है वह आइस की परतों के नीचे मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू स्टडी, अगर हम आगे पढ़ना चाहते हैं, एंड एग्जामिंग द अर्थ पास्ट, अगर हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो सबसे बेस्ट प्लेस जो है वह अंटार्कटिका है, यानी कि अगर हमें हमारे पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वह अंटार्कटिका ही रहेगा। तो टिशानी दोशी ये बोल रही है कि क्लाइमेट चेंज जो है वह हमारे जलवायु पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी डिबेट जो होती है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, और इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो ये अंटार्कटिका जो है वो सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेस है जो कि विश्व के अंत के अंदर बसा हुआ है, या फिर यहाँ पर किसी तरह की कोई ह्यूमन पॉपुलेशन की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि इसका एक और रीज़न यह है कि यह सबसे ज़्यादा पवित्र और स्वच्छ स्थान है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि यहाँ पर हमें लाखों साल पुराना जो कार्बन है उसके बारे में जो जानकारी है वह बड़े बड़े हिमखंडों के नीचे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑन द आइस, बर्फ़ के ऊपर विद्यार्थी, द प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन द आइस। आई वॉज वर्किंग विद ऑन
आइल सोकल्स्की, और इसमें मैं आइल सोकल्स्की के ऊपर कार्य कर रही थी। एम्स यानी उद्देश्य, टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको विश्व के अंतिम जो कोने होते हैं, यानी कि विश्व के जो दूर दूर तक जो कॉर्नर होते हैं वहाँ तक लेकर जाना, एंड प्रोवाइडिंग दैम विद अम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और वहाँ ले जाकर इनको निर्णायक जो शैक्षणिक अवसर होते हैं, अम्पायरिंग यानी निर्णायक, एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर, तो वहाँ ले जाकर इनको यह निर्णायक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना, विच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लानिट। फोस्टर यानी प्रोत्साहित करना, जिससे क्या होगा, इन इस बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिलेगा, ये नई चीज़ों को समझेंगे और हमारे प्लानिट के प्रति, हमारे ग्रह के प्रति, यानी कि हमारी पृथ्वी के प्रति इनके मन के अंदर रेस्पेक्ट भी थोड़ी उत्पन्न होगी। तो ये तिशाई दोशी ने कहा था कि वह एक कार्यक्रम था जिसके तहत वो इसमें सोकाल्स्की में गई थी, और उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन द आइस। और उस प्रोग्राम का मेन जो एम था वह ये था कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनको विश्व के अलग अलग कॉर्नर तक लेके जाना और वहाँ ले जा कर के इन्हें जो अम्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें प्रदान करना, जिससे क्या होगा, इनको प्रोत्साहन मिलेगा, ये नई नई चीज़ों को समझेंगे और इनके अंदर हमारी पृथ्वी के प्रति जो है वह रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। इट्स बीन एन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। यह जो था ये 6 साल का ऑपरेशन था, यानी कि ये 6 साल का कार्यक्रम था, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। और यह जो प्रोग्राम था, यह इसके जो मेन जो लीडर थे, जो मुख्य कार्यकर्ता थे, वह एक कैनेडियन व्यक्ति जियोफ ग्रीन थे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था उसके हेड कौन थे और किस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो सफल हुआ था। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग, कार्टिंग का मतलब होता है लेकर जाना, सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड, रिटायर्ड का मतलब जानते हो सेवानिवृत्त, रिच क्यूरियोसिटी सीकर, क्यूरियोसिटी सीकर का मतलब होता है जिज्ञासु। जो जियोफ ग्रीन थे यह अब थक चुके थे उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पर लेकर जा कर के, जो सेवानिवृत्त लोग हैं उन्हें वहाँ ले जा कर के, और जो जिज्ञासु लोग थे उन्हें वहाँ ले जा कर के अब थक चुके थे। यानी कि जियोफ ग्रीन जो है पहले क्या करते थे, इस प्रोग्राम के तहत सेलिब्रिटीज़, रिटायर्ड और जो जिज्ञासु लोग होते थे उनको लेकर के जाते थे। हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, जो क्या करते थे, वहाँ जाकर के आते थे और वहाँ पे उनको जो नॉलेज मिलता था उनको बहुत ही कम मात्रा के अंदर, बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर वो उन्हें वापस दे। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर का मीन होता है नीति निर्माता, लाइफ चेंजिंग यानी जीवन परिवर्तन, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। तो इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत वह जो जियोफ ग्रीन थे यह फ्यूचर जनरेशन को ऑफ़र करना चाहते थे, एक अवसर देना चाहते थे, एक मौका देना चाहते थे कि वह अपने जीवन परिवर्तन के नीति निर्माता बने, उसका अनुभव करें। एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, उस एज के ऊपर जब वह सीखने के लिए, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार थे, लर्न सीखने के लिए तैयार थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कैसे उसको एक्ट करना है, यानी कि किस तरह से उसके ऊपर वापस से प्रतिक्रिया देनी है। तो जियोफ ग्रीन जो थे उन्होंने बाद में स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू किया, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर जाते थे वह, और इसके तहत वो कहते थे कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, इसको भी एक इस एज के ऊपर आकर के इनको भी अनुभव होना चाहिए कि किस तरह से वह अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और उनके अपने पॉलिसी मेकर यानी कि अपने नीति निर्माता जो वह खुद बन सकते हैं, और जो नया ज्ञान उनको मिलने वाला था उसको एब्जॉर्व करने के लिए, लर्न करने के लिए तैयार थे। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर। इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के सबसे सफल होने का जो मुख्य कारण था वह यह था क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल यानी असंभव, गो एनीवेयर कहीं पर भी जाना, नियर द साउथ पोल दक्षिणी पोल के निकट। तो ऑथर कहती है कि इस प्रोग्राम के सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये था कि साउथ पोल के निकट कहीं पर भी जाना असंभव था।
एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और इसके द्वारा कहीं पर भी अफेक्ट भी नहीं हुआ जा सकता था। यानी कि चारों तरफ जो थी वो वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और बर्फ़ होने के कारण जो है वो व्यक्ति कहीं पर भी जा नहीं सकते थे, क्योंकि ना तो वहाँ पे कुछ देखने के लिए था, ना ही वहाँ पर कोई ह्यूमन मार्क था। तो वो सिर्फ जहाँ पर भी उनका टेंट था या जहाँ पर भी उनको जगह मिली हुई थी वो उनको वहीं पर भी रहना पड़ता था। इट्स ईजी टू बी blast about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude. It easy to be blast का मीन होता है उदासीन। अबाउट पोलर आइस कैप, आइस कैप्स का मतलब होता है जो बर्फ़ की जो चद्दरें होती है, बर्फ़ के जो बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं उनको बैठ कर मेल्टिंग यानी पिघलना, वाइल सिटिंग यानी बैठ करके देखना। तो ये ऑथर कहती है कि वहाँ पर बैठ करके सिर्फ जो बर्फ़ की जो हिमखंड है उनको बैठे बैठे बस देख करके पिघलते हुए देखना, इन द कम्फोर्ट जो अपने आराम वाले क्षेत्र पर, ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड यानी अपने जो लैटिट्यूड यानी जो अक्षांश होता है वो, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो वो कह रही है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठ करके बर्फ़ को पिघलते हुए देखना बड़ा ही उदासीन और बड़ा ही बोरिंग सा काम लगता था। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग का यानी पिघलना, लेकिन जब आप रिट्रीटिंग का मतलब होता है पीछे हटना, लेकिन जब वहाँ पर आप अपनी आंखों से देखते कि किस तरह से ग्लेशियर्स जो है वो पीछे हट रहे हैं, यानी कि किस तरह से ग्लेशियर्स जो है वो पिघल करके कम हो रहे हैं, एंड आइस शेल्स कोलास्पिंग, और जो हमारी आइस सेल्स है वह नीचे गिर रही है, नष्ट हो रही है, यू बिगिन टू रियलाइज़, आपको वहाँ पर रियलाइज़ होना शुरू होता है दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वह वास्तविक है। तो जो तिशानी दोषी वो ये बता रही है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए अंटार्कटिका की जो ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं वो एक तरह से खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आराम से अपने घर पे बैठ करके या फिर कहीं कंफर्ट जोन में बैठ करके अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तब तो हमको ये बड़ा ही बोरिंग लगता है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं इतना कुछ नहीं है, लेकिन जब हम उस चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं, अपनी आँखों से ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देखते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमें बड़ी ही खतरनाक और बड़ी ही डेंजर लगती है।